पढ़ी थी, ठीक है। क्रिया में हमने जाना था क्रिया के प्रकार, दो प्रकार की क्रिया, एक मूल क्रिया और एक यौगिक क्रिया। मूल क्रिया जिसे हम धातु के नाम से भी जानते हैं, और यौगिक क्रिया जो क्रिया किसी धातु में प्रत्यय लगाने पर बनती हो, या किसी संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाने से बनती हो, या दो क्रियाएं लगातार आकर तब क्रिया बनाती हो, वो हमारी यौगिक क्रिया होती है। और यह तीन प्रकार से हमने इसको बांटा, कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर और अन्य क्रियाएं। कर्म के आधार पर हमने दो भागों में इसे बांटा था, सकर्मक और अकर्मक। जो क्रिया अपने साथ कर्म लेती है वो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। और जो अपने साथ कर्म नहीं लेती वो क्या कहलाती है? अकर्मक। अर्थ के आधार पर हमने क्रिया को बांटा था दो प्रकार से, क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक। क्रियार्थक संज्ञा वो हो जाती है जो क्रिया संज्ञा के स्थान पर आए और संज्ञा की जैसी भांति काम करने लगे, तो वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। और प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें हम देखते हैं कि जो क्रिया है वो बोलने वाला श्रोता से कराए या श्रोता के माध्यम से किसी दूसरे से कराए, यानी खुद न करके, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया में आता है। अन्य क्रिया के अंदर हमने जाना था पूर्वकालिक क्रिया, यानी जो क्रिया जिस वाक्य के अंदर दो क्रियाएं हो और जो पहले वाली क्रिया हो वो क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। इस यहां तक हमने पढ़ लिया था, अब इसके आगे हमें पढ़ना है, तो आज हम इसके आगे करेंगे। पूर्वकालिक के बाद हमारा दूसरा आता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, ध्यान दीजिएगा, आप में से जो छात्र एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाला पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने जितनी क्रिया पढ़ी वो तो सबके लिए महत्वपूर्ण है, सबके लिए। तो ये संयुक्त क्रिया, जैसे यूपीएसआई में अगर आप देखेंगे तो यूपीएसआई में ये नहीं उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें यूपीएसआई में क्या है कि जितने भी आप 11 प्रकार की संयुक्त क्रिया पढ़ेंगे और जितने उदाहरण पढ़ेंगे वो सारे के सारे उदाहरण एक चीज में आएंगे, संयुक्त क्रिया के उदाहरण में, ठीक है। लेकिन आप अगर एमपीएसआई और अगर आप डीएसएसबी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये 11 के 11 ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि परीक्षा में यहाँ से भी पूछा जाता है प्रश्न। तो ये हम देखेंगे ध्यान से। तो संयुक्त क्रिया हमारी क्या होती है? दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनकर नया अर्थ देने वाली क्रिया जो है वो संयुक्त क्रिया या यौगिक क्रिया कहलाती है। और संयुक्त क्रियाएं हम 11 प्रकार की पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले ये बात समझना कि हम जो यहाँ पे उदाहरण लिखेंगे, जो भी उदाहरण हम लिखने जा रहे हैं, उस उदाहरण में हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि उसमें कम से कम दो क्रियाएं होनी चाहिए। दो क्रियाएं होंगी तो वो क्या कहलाएगा? संयुक्त क्रिया ही कहलाएगा। अगर दो क्रियाएं नहीं है तो वो संयुक्त क्रिया के अंदर नहीं होगा। जितनी भी संयुक्त क्रिया है आपको बहुत आसान रहेगा नाम से, अगर आप उसको याद रखेंगे तो नाम से क्या होता है, अगर परीक्षा में भी आता है तो परिभाषा याद आ जाती है आपको कि किस तरह से। तो निश्चय बोधक का मतलब क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से होना, ठीक। तो ऐसी क्रिया जहां कार्य के निश्चित रूप से होने का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब इसमें वाक्य प्रयोग करिए, जैसे वाक्य प्रयोग हम करेंगे, लिखो इसमें निश्चय बोधक क्रिया के अंदर आप लिखना है, जैसे लड़का दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा, ठीक है। लड़का दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा। अब देखो, आपसे अगर पूछा जाए कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक क्रिया हो गई दौड़ते दौड़ते, दूसरी क्रिया हो गई गिरना, तीसरी क्रिया हो गई पढ़ना, ठीक है। अब ये तीनों क्रियाएं मिलाकर एक क्रिया का बोध दे रही हैं कि क्या हुआ है? दौड़ते दौड़ते क्या हुआ है? वो गिर गया है, ठीक है। और ये काम निश्चित रूप से हुआ है, ऐसा नहीं है कि अधूरा कि वो गिर जाता पर गिर नहीं पाया, ऐसा नहीं है। काम क्या हो गया? निश्चित रूप से हो गया है। तो जहाँ पे इस तरह से आएगा तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि इस वाक्य के अंदर कौन सी संयुक्त क्रिया है, तो आप इसका भाव देखेंगे कि काम तो पूरी तरह से समाप्त हो गया है और ऊपर से इसमें फिर क्रिया जो है वो दो से अधिक बार आई है, तो संयुक्त क्रिया है। और संयुक्त क्रिया में भी कौन सी? निश्चय बोधक, ठीक है। इस तरह से हम पहचान लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो नंबर 2। नंबर 2 हमारा कहता है शक्ति बोधक। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया हमारी क्या कहती है, इसे समझना है। ऐसी क्रिया जहां काम करने की शक्ति हो, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहलाएगी। देखो, शक्ति बोधक, बोधक का मतलब होता है वो समझाने वाला या दिखाने वाला, हम ये कह सकते हैं। तो जो शक्ति को दिखाने वाला है, शक्ति को समझाने वाला है, वही क्या कहलाएगा? शक्ति बोधक। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आता है कि जिस वाक्य के अंदर हमें किसी काम के करने में शक्ति का बोध होना या शक्ति का बोध नहीं होना समझ में आएगा, वहां पे कौन सी क्रिया होगी? शक्ति बोधक होगी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे दी है कि धातु के बाद आपको सकना शब्द देखने को मिलता है, ठीक है। धातु के बाद क्या होता है? सकना शब्द देखने को मिलता है। तो इसमें वाक्य प्रयोग करिए, लिखिए, इसमें समझेंगे इसको। जैसे हमने कहा, वाक्य लिखेंगे, वह अब हिंदी पढ़ सकता है। वह अब हिंदी पढ़ सकता है। वह अब हिंदी पढ़ सकता है। देखो, सबसे पहले क्योंकि हम संयुक्त क्रिया पढ़ रहे हैं तो संयुक्त क्रिया का मतलब वाक्य के अंदर दो क्रिया होनी चाहिए लगातार, सकता है और पढ़, दो क्रियाएं आ गई। दूसरा हमें ये चीज पता चल रहा है कि अगर हम इसके भाव को देखें कि अब हिंदी पढ़ सकता है, शायद इससे पहले नहीं पढ़ सकता था, यानी अब उसके पास इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वो हिंदी पढ़ सकता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो धातु के बाद हमें सकना लिखा है, धातु क्या है? पढ़, ठीक है, हमें पता है धातु कैसे पता चलेगी। और उसके बाद यहाँ पे सकता लिखा हुआ है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी क्या है? शक्ति बोधक है। तो दोनों तीनों तरीके से आप भाव से समझ सकते हैं, क्रिया को देखकर समझ सकते हैं, और जो उसकी ट्रिक है उससे समझ सकते हैं, ठीक। तो हमें यहाँ पे पता चलता है। अब मान लो एक वाक्य और लिख लो इसमें, जैसे अगर ये है स्थान है, लिख लो इसमें वाक्य, हाँ लिख लो उसमें कि वह दौड़ नहीं सकता। वह दौड़ नहीं सकता, नहीं ऐसे लिखो, वह नहीं दौड़ सकता है, ठीक है। वह नहीं दौड़ सकता है, नहीं पहले लगाना है, वह नहीं दौड़ सकता है, वह नहीं दौड़ सकता है। तो देखो, वाक्य तो ये कह रहा है आपसे कि वह इस काम को नहीं कर सकता। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस वाक्य में बताना है कि कौन सी संयुक्त क्रिया है, तो कौन सी संयुक्त क्रिया होगी? शक्ति बोधक। अब आपके दिमाग में ये जा सकता है कि मैम आपने तो कहा है कि जिसमें काम करने की पावर होगी, वहां पे आप कहेंगे लेकिन यहाँ तो इसमें दौड़ने की पावर है ही नहीं, यहाँ तो दिखा रहा है कि वह दौड़ने की पावर नहीं है। तो ध्यान देना, काम करने की पावर हो या काम करने की पावर नहीं हो, जहां पे वो शक्ति की बात करेगा यानी सकना शब्द लगाएगा, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, तो बात तो वो किसकी कर रहा है? शक्ति की कर रहा है ना, कि दौड़ सकता है या दौड़ नहीं सकता, ठीक है। तो इस बात को कर रहा है यानी शक्ति को दिखा रहा है। तो चाहे वो नहीं में आए चाहे वो सकारात्मक में आए, उससे मतलब नहीं है। मतलब हमें किससे है? मतलब हमें यह है कि धातु के बाद सकना शब्द लगा है कि नहीं, तो दौड़ सकता लास्ट में दिया है, तो धातु के बाद क्या है? सकना लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? शक्ति बोधक हो जाएगा। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा समाप्ति बोधक। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहता है कि ऐसी क्रिया जहां कार्य समाप्त होने का बोध होता हो उसे हम क्या कहेंगे? समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहेंगे। हिंट भी दिया है आपको, हिंट क्या है? धातु के बाद चुका चुकी चुके शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो वाक्य प्रयोग करो और लिखो इसमें, लिखो इसमें, जैसे हमने कहा कि माँ बच्चे को सुला चुकी है। माँ बच्चे को सुला चुकी है। माँ बच्चे को सुला चुकी है। दूसरा वाक्य और लिख लो,
दीपक खाना खा चुका है। माँ बच्चे को सुला चुकी है, दीपक खाना खा चुका है। माँ बच्चे को सुला चुकी है, दीपक खाना खा चुका है। अब इसमें देखो, जहाँ पे आप संयुक्त क्रिया की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आप संयुक्त क्रिया पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पूरी संयुक्त क्रिया के नीचे रेखांकित जरूर करना है। तो इसमें जब हमने कहा सुला चुकी है, तो इस पूरी क्रिया को आपको रेखांकित करिए। और वह खाना खा चुका है, तो खा चुका और सुला चुका। अब आपको यहाँ पता चल रहा है कि काम क्या हो गया है, काम हो चुका है समाप्त। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, समाप्ति बोधक कहलाएगा। अब सवाल उठता है आपके दिमाग में, तुरंत प्रश्न आएगा कि मैम निश्चयवाचक जो हमने पढ़ा और समाप्ति बोधक जो हमने पढ़ा, यानी निश्चय बोधक और समाप्ति बोधक, इन दोनों में ही काम जो है पूरी तरह से खत्म होना दिख रहा है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा निश्चय बोधक है और कौन सा समाप्ति बोधक है, क्योंकि हमें तो दोनों एक जैसा लगेगा, दोनों में क्या हो रहा है, काम समाप्त हो रहा है। तो दोनों में एक अंतर आएगा, जिसमें चुका चुकी चुके लगे होगा अंत में, वो कहलाएगा समाप्ति बोधक, ठीक है। और जिसमें चुका चुकी नहीं लगा होगा और काम समाप्त होना दिखे आपको, पूरी निश्चित रूप से होना दिखाई दे, वो किसमें आएगा, निश्चय बोधक में। तो ठीक है, दोनों में इतना अंतर है, इस तरह से आप इसको समझेंगे। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट कहता है नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया में आपसे कहता है ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य के होने की नित्यता, देखो शब्द को समझना, नित्यता से नित्यता। नित्यता का मतलब क्या होता है, नित्यता का मतलब होता है काम का हर दिन होना, जो पहले होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। अब ये जो होता रहा है और होता रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम कुछ ऐसा हो कि आपको मतलब एक समय अवधि की बात करेगा। जब इसमें जो भी काम आएगा वो एक समय अवधि में होता है एक लगातार, मतलब उसके चलते रहना का, यानी रिपीटेशन जिसमें काम का आपको मिलेगा, वहां पे नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया हमारी आएगी। आपको पहला फोकस करना है कि वो संयुक्त क्रिया होनी चाहिए, दूसरा फोकस करना है कि उसमें काम का नित्य रूप से होते रहना चाहिए। तो जैसे वाक्य प्रयोग करो, इसमें लिखो तुम मुझसे मिलने आया करना। जैसे देखो वाक्य लिखा है हमारा, तुम मुझसे मिलने आया करना। दूसरा वाक्य हम लिख सकते हैं जैसे सूरज पूर्व दिशा में उगा करता है। सूरज पूर्व दिशा में उगा करता है। अब दोनों वाक्य आप देखें, सूरज पूर्व दिशा में उगा करता है, एक तो उगना और करना, दो क्रिया आ गई, दो क्रिया मिलकर बना रही है क्रिया, पहले तो ये हो गई संयुक्त क्रिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि सूरज पूर्व दिशा में उगा करता है, आज ही उगेगा या हमेशा होता रहेगा, ये क्या है, हमेशा होती रहने वाली क्रिया है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, नित्य बोधक संयुक्त क्रिया। तुम मुझसे मिलने आया करना, मिलना, आना और करना, तीन क्रिया मिलकर बना रही है एक क्रिया, संयुक्त क्रिया। अब इसका भाव तुम मुझसे मिलने आया करना, तो बात क्या है कि ये बार बार रिपीट होने वाले काम को कह रहा है कि एक समय के बाद समय अंतराल पर ये क्या है, काम रिपीट होगा। तो जहां पे आपको लगे कि एक समय के बाद काम रिपीट होता हुआ दिखाई देगा, वो किसके अंदर आएगा, नित्य बोधक संयुक्त क्रिया के अंदर। ऐसा जरूर नहीं, मैंने कहा है कि ये तो हमने एक हिंट दी है बस, ऐसी दो, इसीलिए तो दो तरह के उदाहरण दिए हैं आपको, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। एक तो ये हो गया, ठीक है, जैसे मान लो हम कहें कि अगर हम ऐसे कहते हैं कि जुलाई के महीने में वर्षा हुआ करती है, ठीक है, तो हमने ऐसे बोल दिया, तो ये क्या हुआ करती है, तो हर साल का काम हो गया, होता रहा है पहले से, आज भी है, फिर भी है, क्योंकि जो हमारे अगर प्राकृतिक रूप में जो काम देखेंगे, ठीक है, हम कहें कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उगा करता है या पूरा उगा करता है, ऐसे कहेंगे, तो होता रहा है, चलता रहा है, तो ये तो नित्य है ही। अब एक आगे कि मान लो आप ये कहें कि मैं बचपन में पेड़ पर चढ़ा करता था, तो बचपन में पेड़ पर चढ़ा करता था, तो बचपन की अवस्था निश्चित हो गई, उस समय में आप जाके देखेंगे तो वहां का होना फिर हो रहा है और होता रहेगा, वो उस अवस्था के अंदर जितना भी आपका भूतकाल वर्तमान और भविष्य है वो सारा उसमें आता ही है। यानी एक समय अंतराल में क्या है, क्रिया का रिपीटेशन है। वो बात अलग है कि आज आप बड़े हो गए तो आज आप नहीं चढ़ते पेड़ पर, लेकिन आप उस समय एक समय अवधि में उस काम को क्या करते थे, नित्य करते थे। तो आपको ये वाली चीज देखनी है कि एक या तो एक समय अवधि में वो रिपीट होती रहे, चाहे अब वो बीता हुआ समय हो, वर्तमान हो, चाहे आने वाला समय हो, या फिर नित्यता में कोई ऐसा काम हो जो पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। तो ये दोनों ही स्थिति आपको देखनी है, और उसमें एक चीज ये देखनी है कि बस क्रिया हमारी क्या होनी चाहिए, दो होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, तब वो संयुक्त क्रिया के अंदर बनती है। आगे आएगा इसके बाद आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यकता बोधक, अब परिभाषा कहती है कि ऐसी क्रिया जिससे किसी कार्य की आवश्यकता का बोध होता हो, ठीक है, क्रिया का मतलब हमें क्या कर रहा है, किसी काम की आवश्यकता का बोध हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें पहचान दिया, धातु के बाद क्या शब्द लगा होगा, चाहिए, ठीक है। तो जिस भी शब्द में मतलब जो भी काम या जो भी चीज है उसके बाद चाहिए लगा होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, आवश्यकता बोधक। जैसे यहाँ पे आप इसमें लिखिए, लिखो वाक्य, तुम्हें अपने दोस्त से मिलना चाहिए। पहला वाक्य लिखना है, तुम्हें अपने दोस्त से मिलना चाहिए। दूसरा वाक्य लिखिए, गुरुजन की बात माननी चाहिए। गुरुजन की बात माननी चाहिए। संयुक्त क्रिया है, कम से कम दो क्रिया है, मिलना और चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या दिखा रहा है, एक तरह से चाहिए शब्द जो लगा है वो किसको दिखा रहा है, आवश्यकता को दिखा रहा है, ठीक है। जब भी आप वाक्य को देखेंगे उसमें ध्यान दीजिएगा कि चाहिए, जैसे मान लो आप अगर ऐसे कहेंगे कि मुझे एक पुस्तक चाहिए, एक तो ये भी हो गया, लेकिन ये आपका आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया का वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पुस्तक चाहिए, इसमें क्रिया क्या है, केवल एक ही है, और हम बात कर रहे हैं संयुक्त बोधक की। तो इस बात को समझना है, देखो थोड़ा सा अंतर होता है हमारा उसमें कि हम ये नहीं समझ पाते कि जो संयुक्त क्रिया है हमारा उसका क्या मतलब है। तो हमें ये देखना है संयुक्त क्रिया वही होगी जहां कम से कम दो क्रियाएं होंगी। तो आपको वाक्य को ऐसे पहचानना है। इसके बाद दूसरी आती है हमारी इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। जैसा कि नाम से पहचानेंगे, इच्छा बोधक है ऐसी क्रिया जहां किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा दिखाई जाए, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कहेंगे। इसमें देखेंगे धातु के बाद चाहता शब्द लगा होगा, ठीक है, धातु के बाद चाहता शब्द हमको देखने को मिलेगा। वाक्य प्रयोग करिए इसमें और लिखिए, जैसे मान लीजिए लिखिए, सुरेश दरोगा बनना चाहता है। सुरेश दरोगा बनना चाहता है।
ये क्या है, एक इच्छा है, ठीक है। तो इच्छा है कि सुरेश दरोगा बनना चाहता है, बनना और चाहना दो संयुक्त क्रिया, मतलब दो क्रियाएं हो गई तो संयुक्त क्रिया कहलाएगा, और वहां पे क्या है, उसकी इच्छा है, ठीक है। इसी तरह से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया की हम बात करें, हाँ जी, दूसरा एग्जाम्पल और लिखवाऊं, चलो अब इसमें अपना अपना लिख लो, क्या करना है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, या तो अपना नाम लिखो वहां पर, तो मैं नाम बोलूंगी यहाँ पे डॉट डॉट, अब वहां आपको अपना अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो डॉट डॉट आईएएस, आईएएस जिसको आईएएस बनना है वो आईएएस, जिसको दरोगा बनना है वो दरोगा बनना चाहता है, ये तो सेम टू सेम हो गया है ना। चलो तीसरा लिख लेना, यहाँ पे तो आपने अपना लिख दिया, ठीक है, हाँ वाह, चलो पहले इसको लिख लो, ठीक है। तीसरा वाक्य लिख लो, आज का हर व्यक्ति, आज का हर व्यक्ति अमीर होना चाहता है, आज का हर व्यक्ति अमीर होना चाहता है, ठीक है। तो होना और चाहना दो क्रिया हो गई, कैसे, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, वह यह, ठीक है। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। नाम से आरंभ बोधक मतलब ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य का आरंभ यानी शुरू होना दिखाया जाए, वहां पे क्या होगा, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहलाएगा। जैसे वाक्य प्रयोग करो, इसमें लिखो, जैसे हम कहेंगे बच्चा अब चलने लगा है, चलने लगा है, वह हिंदी पढ़ने लगा है, क्रिया है हमारी संयुक्त क्रिया, ठीक है, दोनों में। और क्योंकि ये जो लगा है ये हमारा किसको दिखा रहा है, ये काम के आरंभ होने को दिखा रहा है, तो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहलाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया क्या होगी हमारी, ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य को करने की आज्ञा या छूट दी जाए उसे हम क्या कहेंगे, अवकाश बोधक या अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे मान लो हम ये ऐसे बोलते हैं, वाक्य प्रयोग करो उसमें, उसे घर जाने दो, उसे घर जाने दो, सबसे पहले शीला को बोलने दो, सबसे पहले शीला को बोलने दो। अब देखो जाने दो संयुक्त क्रिया हो गई, बोलने दो, ठीक है, संयुक्त क्रिया हो गई। लेकिन अब हम इन वाक्यों को देखें तो हमें इसके पीछे ये बात समझ में आ रही है कि हाँ काम करने की क्या दी गई है, एक तरह से अनुमति, कि मतलब उसे करने दो ये बात, ठीक है। तो जहां पे काम करने की अनुमति दी जा रही है वो क्या कहलाएगा, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहलाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बहुत तरह के वाक्य हो जाएंगे, जैसे उसे ये कहने दो, उसे करने दो, उसे सोने दो, उसे पढ़ने दो, इस तरह से जो हम बोलते हैं तो वो क्या है, आवश्यकता, अवकाश बोधक, सॉरी। ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य को मजबूरी में करना पड़ता हो, ये क्या कहलाएगा, परतंत्रता बोधक। तो परतंत्रता मतलब अब ऐसे समझ सकते हो इसको, मजबूरी में मतलब कि परतंत्रता मतलब गुलामी, ठीक है, और गुलामी में किया गया काम मन से किया जाता है कि मजबूरी में, मजबूरी में, ठीक है। तो यानी अब इसमें पहचान भी दी है कि धातु के बाद पढ़ना शब्द देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग करो उसमें, लिखो, जैसे मान लो लिखे हम इसमें कि मुझे घर जाने के बाद खाना बनाना पड़ता है, मुझे घर जाने के बाद खाना बनाना पड़ता है, मुझे घर जाने के बाद खाना बनाना पड़ता है। तो वाक्य से हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि खुशी से नहीं काम किया जाता, मजबूरी है, ठीक है, पड़ता है दिया है। दूसरा वाक्य लिख लो, मुझे दिन में 3 घंटे पैदल चलना पड़ता है, मुझे दिन में 3 घंटे पैदल चलना पड़ता है। तो संयुक्त क्रिया हो गई, चलना पड़ता है, लेकिन क्या है, मजबूरी है, ठीक है। अब इस तरह के वाक्य को आप कैसे भी लिख सकते हो कि मुझे कॉलेज जाने के लिए 3 घंटे पैदल चलना पड़ता है, ठीक है, या कुछ और भी, कि ट्यूशन देने के लिए, या जो भी चीज़ है वैसे आप बना सकते हैं। तो यहाँ क्या है, परतंत्रता बोधक है, मजबूरी है उसे करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है 10 एकार्थक बोधक संयुक्त क्रिया। अब देखो नाम से ध्यान देना, यहाँ पर दिया हुआ है एकार्थक बोधक संयुक्त क्रिया। एकार्थक का मतलब होगा एक अर्थ देने वाली संयुक्त क्रिया, यानी ऐसा होता है कि कुछ क्रियाएं हमारी ऐसे आती हैं कि जब हम उन्हें साथ में बोलते हैं लेकिन वो एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रही होती हैं। जैसे मान लो हम ये कहें, सोहन के दादाजी अब चलने फिरने लगे हैं, चलने फिरने लगे हैं। दूसरा वाक्य लिखो, सीमा हर बात पर रोने धोने लगती है। तो देखो यहाँ पे आपने लिखा ये जो क्रिया है चलने फिरने और जो क्रिया है रोने धोने, ठीक है, ये एक क्रिया हो गई और इसके साथ ये और क्रिया लग के ये क्या बन गई, संयुक्त क्रिया हो गई। अब इस संयुक्त क्रिया में ये जो क्रिया है ना चलना फिरना, ये एक अर्थ दे रहा है। इसका एक अर्थ क्या है कि आप ठीक हो गए दादाजी। जैसे मानो हम बोलेंगे कि सोहन के दादाजी अब चलने फिरने लगे हैं, इसका मतलब ये है कि वो बीमार थे, अब क्या हो गए, ठीक हो गए, ठीक है। चलना फिरना जो है वो एक अर्थ की ओर इशारा कर रहा है। सीमा हर बात पर रोने धोने लगती है, तो रोने धोने का मतलब क्या है, विलाप करना, यानी वो क्या करती है, विलाप करती है। वैसा तो नहीं है कि रोती जा रही है और धोती जा रही है कपड़ा, दोनों का तो चीज अलग है ना, दोनों का अर्थ क्या है, बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन दोनों को एक साथ जब कहते हैं कि रोने धोने लग जाती है मतलब ये कि वो विलाप करने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम, हाँ जी, किसको उपवाक्य नहीं कहते, इसको संयुक्त क्रिया कहेंगे, मतलब ऐसी क्रिया जो एक साथ प्रयोग होती है लेकिन उसका अर्थ एक जगह, तभी तो इसको एकार्थक क्रिया कहा गया है। क्रिया दो हैं,
लेकिन दोनों क्रिया एक साथ मिलकर क्या कर रही है, एक अर्थ दे रही है। यहाँ पे अगर हम ये जो अंतिम क्रिया है इसको हटा दें, निकाल दें, तो इस वाक्य पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो जिसमें ऐसा हो कि कोई असर नहीं पड़ने वाला, हम उसी क्रिया को एक अर्थक में देते हैं। यानी क्रिया तो देखने में देखा जाए तो दो आई है, रोना एक अपने आप में अलग है और धोना अपने आप में एक अलग है। लेकिन रोने धोने का जब हमने सम्मिलित रूप में प्रयोग किया है तो उसका अर्थ क्या है, विलाप करना, रोना, ठीक है। धोने से मतलब नहीं है कि वो बैठ के कपड़े धोने लग जाए, ऐसा नहीं है। तो जहाँ पे जिस क्रिया का ऐसा अर्थ है कि वो साथ में उसके रहे, तो वही हमारी क्या कहलाती है, एक अर्थक बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है, ठीक है। इसमें अंतर आपको समझ में आएगा। अब इसके साथ ही नेक्स्ट आता है हमारा अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया ऐसी क्रिया जो क्रिया में अभ्यास का बोध कराए, ठीक है। देखो संयुक्त अभ्यास बोधक क्रिया जो होगी उसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें ऐसी क्रिया होगी जिसमें हमें वाक्य के पीछे ना किसी काम का अभ्यास होते रहना हमें महसूस होगा। अब ये वाली चीज थोड़ी सी समझने मुश्किल हो जाती है, तो आप इसकी ट्रिक से इसको ध्यान दीजिएगा कि किसी क्रिया के साथ आपको मतलब करती करता करते हैं, यानी ता है ती है ते हैं, इस तरह से। और सॉरी, ता है ती है ते नहीं, करता है करती है करते हैं, ठीक है। ता है ती तो किसी में लग जाएगा। धातु के साथ या किसी क्रिया के साथ आपको पूरी एक क्रिया देखने को मिलेगी, करता है करती है करते हैं, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। तो वहां पे क्या होगा, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहलाएगी। जैसे इसमें वाक्य प्रयोग कर लो, मानो हम कहेंगे कि मीरा सुबह सुबह दौड़ा करती है, मीरा सुबह सुबह दौड़ा करती है। तो अगर हम यहाँ देखें कि दौड़ा करती है तो इस तरह से क्या है, एक वो अभ्यास ही करती है, ठीक है, दिन भर का। दूसरा वाक्य लिख लो, जैसे हमने कहा पवन इस मैदान में, पवन इस मैदान में क्रिकेट खेला करता है, पवन इस मैदान में क्रिकेट खेला करता है। तो खेला करता है एक तरह से किस ओर इशारा कर रहा है, अभ्यास की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी क्या हो जाएगी, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब देखिए आपने पढ़ी यहाँ पर 11 प्रकार की क्रियाएं। अपनी कॉपी पर ध्यान दीजिएगा जो आपने लिखा है। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, नाम से ध्यान देना है, निश्चय बोधक यानी जिसमें काम का निश्चित रूप से होना पाया जाएगा। इसकी पहचान के लिए हम ये देख सकते हैं कि काम जो है पूरी तरह से क्या हो रहा है, हो जा रहा है, ऐसा नहीं कि वो आधा अधूरा रह रहा है। दूसरे नंबर पर शक्ति बोधक, शक्ति से शक्ति याद रखना है, शक्ति से सकना याद रख सकते हैं, ठीक है। जिसमें हमें काम की यानी जिस क्रिया के अंदर हमें काम करने की शक्ति का बोध होगा वो क्या कहलाएगा, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहलाता है। वाक्य के मतलब जो वाक्य है अंत में धातु के बाद हमें सकना शब्द लगा हुआ देखने को मिलता है। तीसरा समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया की बात करते हैं, तो जिसमें कार्य का समाप्त होना पाया जाएगा। इसकी पहचान के लिए धातु के तुरंत बाद चुका चुकी चुके शब्द देखने को मिलेंगे। निश्चय बोधक और समाप्ति बोधक में दोनों में अंतर क्या होगा, तो समाप्ति बोधक में चुका चुकी शब्द देखने को मिलेंगे, तो जिनमें चुका चुकी चुके शब्द देखने को मिले वो क्या हो जाएगा, समाप्ति बोधक। और बाकी और जो काम को पूरा करती हुई क्रिया होंगी वो निश्चय बोधक। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया के बारे में बात करेंगे, तो जिस काम का हमें नित्य होते रहना पाया जाएगा या एक समय अंतराल बाद काम का रिपीटेशन पाया जाएगा, जिसमें हमें लगे कि एक समय के बाद काम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वहां नित्यता बोधक कहलाएगा। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया की बात करेंगे, तो जहां पर हमें किसी काम के होते हुए होने की आवश्यकता का बोध होगा या वाक्य के अंत में धातु के बाद चाहिए शब्द लगा होगा, वहां क्या होगा, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया होगा। इसके बाद इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, जहां हमें किसी कार्य के मतलब जो इच्छा, जो हमारी इच्छा है उस इच्छा को दिखाती हुई क्रिया होगी, तो वो क्या कहलाएगा, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया में धातु के बाद चाहता चाहती चाहते आदि शब्द देखने को लगा होगा, ठीक है। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, आरंभ बोधक मतलब जहां किसी काम का शुरू होते हुए दिखाया जाए, हमें ऐसा लगे कि ये काम जो है वो शुरू हो गया है। जैसे हम कहें कि मीरा अब स्कूल जाने लगी है, तो क्या हो गया, उसने काम शुरू कर दिया। अगर मान लो, जैसा ये भी ध्यान रखिएगा, इनमें काल भी चेंज हो सकते हैं। मान लो हम ये कहें कि मीरा स्कूल जाने लगी थी, अगर ऐसा भी कर दिया तो इसमें क्या भाव आ रहा है, कार्य की शुरुआत का भाव आ रहा है कि काम जो है उस समय में क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो ये भी ध्यान देना है। अब मान लो ऐसे आए कि मीरा कल से स्कूल जाने लगेगी, तो इसमें क्या हो रहा है, भविष्य में ये काम होने की संभावना हो रही है, मतलब शुरू होने की। तो ऐसे भाव समझना, ये जरूरी नहीं कि आपको वर्तमान के ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपको उसके पीछे का भाव समझना है और देखना है कि क्रिया आपकी कम से कम दो होनी चाहिए, दो क्रिया तो संयुक्त में आ जाएगा। अवकाश बोधक की बात करेंगे, जहां पे किसी काम को करने की छूट प्रदान की जाती हो, ठीक है। अगला आएगा परतंत्रता बोधक। परतंत्रता मतलब जहां पे कोई काम मजबूरी में करना पड़ता हो, धातु के बाद पढ़ना शब्द आपको देखने को मिलता है। एकार्थक बोधक, जहां पर क्रिया एक अर्थ देती हो, जैसे हम कहते हैं खेलना कूदना, लिखना पढ़ना, चलना फिरना, रोना धोना, गाना बजाना, इस तरह से लिखते हैं। जैसे मान लो कहो कि अरे उस महिला को गाना बजाना आता है, तो गाना बजाने का मतलब क्या होगा कि यानी वो गीत गा लेती होगी। अब जरूरी नहीं कि दोनों ही काम कर लेती होगी, गाना आता होगा उसको या फिर बजाना आता होगा, ये भी हो सकता है दोनों भी आते होंगे, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि उसे एक चीज के बारे में जो बताया जाता है, एकार्थक बोधक में आएगा। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया की बात करें, तो अभ्यास बोधक जब कभी किसी क्रिया के साथ करता है करती है करते हैं, ठीक है, या करता था करती थी करते थे, इस तरह का शब्द भी देगा, ठीक है। तो या करेगा करेगी करेंगे, तीनों काल की बात कर रहे हैं हम, तो ये शब्द जहां पे लगेगा किसी भी क्रिया के बाद, तो वहां क्या कहलाएगा, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहलाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं, इसे ध्यान दीजिए। जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसका भाव स्पष्ट करे, यानी भाव पूरा करे, तथा क्रिया के काल के विषय में बताती हो, उसे हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, सहायक क्रिया जिसे आप अंग्रेजी भाषा के अंदर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में जब आप टेंस पढ़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है, क्या काम होता है, टेंस के विषय में बताना कि कौन सा टेंस है, ठीक है। ठीक उसी तरह से जब हम हिंदी भाषा में भी पढ़ते हैं सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया के दो काम होते हैं। एक तो होता है कि वो आपको काल के विषय में बताएगी कि वो किस काल की है, मतलब जो क्रिया है वो किस काल में हो रही है ये बताएगी, ठीक है। और दूसरा हम ये देखेंगे कि वो वाक्य के भाव को पूरा करती हुई नजर आती है, यानी वाक्य के भाव को पूरा करेगी और वाक्य के काल के विषय में बताएगी, उसे हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। अच्छा मुझे बताइए, आप लोगों को ये पता है कि सहायक क्रिया हिंदी के अंदर कौन कौन सी होती है, पता है? कितने छात्र ऐसे हैं जिनको नहीं पता, नहीं पता, किसी को नहीं पता, ठीक है, ऐसे कह रहे पता है, सिर्फ है और था इनको पता करने से थोड़ी ना होता है, आपको पता होना चाहिए क्या है, और ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे स्थान तो है ही नहीं ना आपके,
यहाँ पे स्थान देना था, लेकिन मेरा टाइपिस्ट ना पिटने वाला काम करता है, कभी कभी मन करता है उसको। पहली बार मैंने कोई काम दिया था उसको करने के लिए एक तरीके से कि ये काम इस तरह से कर देना, इसी में बहुत गलतियां कर दी हैं। स्पेस कहीं पे तो बिल्कुल स्पेस नहीं दिया है ना इसमें। खैर चलो, ये बताओ मुझे, जहाँ पे आपका ये काल खत्म हो रहा है क्या खाली पेज है? देखो जरा पलट के, काल खत्म होगा जहाँ, नहीं है। तो इस पुस्तक के सबसे अंत में, इस पुस्तक के सबसे अंत में देखो आखिरी पेज पर खाली पेज है, ठीक है? तो ये जो खाली पेज है ना, यहीं पे आप लिख लीजिए सबसे अंतिम पेज पर। ऐसा तो है ही नहीं कि किसी में है और किसी में नहीं है, ये चिपक रहा है, ये चिपक रहा है, ठीक है? इसी को देखो, ये है, ठीक? चलो, तो अंतिम पेज पर ही, ठीक है, वहां पे ही लिखना जो भी मैं लिखवाऊंगी सहायक क्रिया के बाद। तो अब इसे समझ लो, हमने जो सहायक क्रिया के बारे में जाना। अब आपको क्या करना है, ये जो है ना यहाँ पे जब समाप्त हो रही है, तो यहाँ पे ऐसे स्टार डालिए और लिखिए इस पुस्तक के, इस पुस्तक के अंत में देखें। इस पुस्तक के अंत में देखें। मैम हम नोट्स बना रहे हैं, क्या करें, कहाँ लिखें? बेटा जो अभी ऐसे लिख रहे हैं ना कि प्लेन कॉपी लेके उस पे नोट्स बना रहे हैं, तो वो यहीं पे लिखिए। यहीं पे आपके पास तो स्थान है ही, तो आपको कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं। ये उनके लिए है जो जिन्होंने इसको डाउनलोड किया है इस पीडीएफ को, या जिन्होंने ये पुस्तक मंगाई हुई है, उन छात्रों के लिए बता रही हूँ, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमने टी का सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है, तो हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे। अब समझ लो, हमने सहायक क्रिया की बात करी कि जो सहायक क्रिया है वो क्या करती है, किसी भी वाक्य के अंत में, मतलब वाक्य को क्या करती है, वाक्य के भाव को पूरा करती है, और दूसरा क्रिया के काल को बताती है। तो सबसे पहले वाक्य के भाव के बारे में समझ लेते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो यहाँ पे घर जाता हूँ जो दिया है, तो इसमें जो मुख्य क्रिया है वो क्या है, जाना। अगर हम ऐसे ही छोड़ दें कि मैं घर जाता, तो यहाँ पे हमें भाव ना समझ में नहीं आता कि पूरी क्या बात हुई है, ठीक है? तो हूँ लगाना जरूरी है। जब हम हूँ लगाते हैं तब इस भाव का, वाक्य का भाव पूरा होता है। तो यहाँ पे हूँ जो है वो क्या है, सहायक क्रिया है, ठीक है? वे हंस रहे थे, तो वे हंस रहे थे, तो हंसना जो है इसमें यहाँ, ये क्या है, हमारी मुख्य क्रिया है। अगर हम इतना ही छोड़ दें कि वे हंस, तो फिर वाक्य भाव पूरा नहीं होता, ठीक है? तो रहे थे ये लगाना पड़ता है, तो रहे थे हमारा ये क्या हो गया, यहाँ पर सहायक क्रिया हो गया। तो आपको ये बात तो पता चल गई कि ये किस तरह से वाक्य के भाव को पूरा करता है, ठीक? अब इसके आगे हम कुछ पॉइंट लिखेंगे, जानेंगे कि सहायक क्रिया कौन कौन सी हमारी होती है। तो सहायक क्रिया, जहां अब आपको अंतिम पेज पे जाना है, और जहां अंतिम पेज है वहां पे स्टार फिर से डाल के लिखना है, स्टार डाल के लिखेंगे, ठीक है? तो इस स्टार का मतलब यही है कि जहां आपको ये स्टार मिलेगा दोबारा, उसके बारे में वहां लिखा हुआ है। तो हम बात करेंगे काल की। काल हमारा होता है 3 प्रकार का, ठीक है? जिसे हम कहेंगे भूतकाल, ठीक है? आगे यहाँ पे लिख लो काल में सहायक क्रिया, ऐसे कर लो, काल में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ताकि आपको ना पता चले। ये आपको पढ़ना आज जरूरी है। अगर आप इसको आज नहीं पढ़ेंगे तो कल आपको काल समझ में नहीं आएगा। वर्तमान काल और भविष्य काल। देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं इसे आपको, अगर मैं नहीं पढ़ाऊं तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, आपको कुछ ऐसा हो जाएगा। चीजें तो समझ में आएंगी आपको, लेकिन मैं जिस तरह से समझाने की कोशिश करूंगी वैसे एकदम से नहीं आएंगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट बना रहेगा। तो इसमें आपको लिखना है, मैं जो यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ कि ये भूतकाल की सहायक क्रिया है, ये वर्तमान की है, ये भविष्य की है, और इनको आपको वैसे याद करके लेके आना है। जब हम भूतकाल की क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया के अंत में आपको क्या देखने को मिलता है, आ, ई और ए, समझ गए? अब ये किस तरह से होगा वो हम आगे प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद कहीं पर या, ये, ठीक है? कहीं पर चुका, चुकी, चुके, और कहीं पर था, थी और थे, ठीक है? वर्तमान की बात करेंगे तो इसमें है, हूं, हैं, इसी के साथ ता है, ती है, ते हैं, ठीक है? इसी के साथ रहा, रही, रहे। उसी क्रम में भविष्य में देखेंगे तो गा, गी, गे, होगा, होगी, होंगे, और इसके साथ एक शब्द आता है हो। अच्छा ये बताओ, ये आगे लिखा हुआ है क्या? जरा चेक करके बताना कहाँ पर। ये तो शॉर्ट ट्रिक है, ये सहायक क्रिया थोड़ी ना है। ऐसे काल की सहायक क्रिया इस तरह से लिखा है क्या? ऑनलाइन में छात्र लिख रहे हैं कि मैम आगे लिखा तो है, वो जो काल के नीचे लिखा है ना वो काल की शॉर्ट ट्रिक है। मतलब आपको काल कैसे पहचानना है वो अलग चीज है, मतलब उसे यही तो है, इसी को ऐसे बताया है। और यहाँ पे जो पूरी चीजें लिखी है वहाँ वो ऐसे नहीं है, वहाँ काल के पहचानने के हिसाब से लिखी हुई है वो। यहाँ पे हम देख रहे हैं, आप ये पहले जानेंगे तो उसको बना सकते हैं, अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आप उसको नहीं बना सकते। वो तो एक चीज दी है, वो शॉर्ट ट्रिक है। लिख लिया ये आप लोगों ने? अब इसे समझ लो, याद रखना है आपको जब भी बात होगी सहायक क्रिया की, ठीक है? तो सहायक क्रिया में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे आ, ई, ए, अब ये आ, ई, ए जो लास्ट में लिखा है ना, जैसे मान लो हम कहते हैं राम ने रावण को मारा, तो मारा जो क्रिया आप लिख रहे हैं, तो मारा ऐसे बना, तो इसमें जो ये आ प्रत्यय लगा है किसमें, मर में,
मर, धातु में आ प्रत्यय लगाकर ये शब्द बनाया गया मारा, तो ये आ प्रत्यय लगा तो इसने किसको दिखाया, ये काम तो क्या हो गया, बीते समय में हो गया ना, ठीक है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर ये चीज लिख ली है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो बीते समय को दिखाते हैं जिसमें आ ई ए देखने को मिलता है, ठीक है। आपको पहचानना होगा इसका भाव। फिर या ई ये आपको देखने हैं, ठीक है। जैसे उसने ये काम किया तो या आ गया, ठीक है। इस तरह से चुका चुकी चुके, ये क्या है, काम की समाप्ति को दिखा रहे हैं। समाप्त होते ही किधर चला जाता है, भूतकाल में चला जाता है। था थी थे, ये भी किसको दिखा रहे हैं, काम को समाप्ति को। आपको ये बात पता है ना कि था का प्रयोग पुल्लिंग के एक वचन के लिए और थे का प्रयोग पुल्लिंग के बहुवचन के लिए, और थी का प्रयोग स्त्रीलिंग और मतलब स्त्रीलिंग के एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए। इसी तरह से जितने भी हैं या ये और ये चुका चुकी चुके, सब में इसी तरह की स्थिति है। यानी ए या ये का प्रयोग किसके लिए होता है, पुल्लिंग के बहुवचन के लिए। ई का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, स्त्रीलिंग के लिए हो रहा है, ठीक है। और आ का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, पुल्लिंग के लिए हो रहा है। इसी तरह से वर्तमान में बात करेंगे, हूं जो है ये किसके लिए आ जाता है, उत्तम पुरुष के लिए, ठीक है। जब स्वयं के लिए वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है वहां पे आ जाएगा, और किसमें आ जाएगा, वर्तमान में आ जाएगा। है का प्रयोग एक वचन के लिए और है का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है वर्तमान में, ठीक है। ता है ती है ते हैं, फिर वही एक वचन बहुवचन और स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए, ठीक है। रहा रही रहे, ये दोनों वर्तमान के होते हैं। वर्तमान को क्या दिखाते हैं, एक्चुअली इसका अर्थ जो होता है वो किससे होता है, लगातार से होता है, लगातार। और लगातार का अर्थ किससे होता है, वर्तमान से, ठीक है। अगर कोई काम लगातार चल रहा है और अभी जारी है तो वो किसको दिखाएगा, वर्तमान को दिखाएगा ना। तो रहा रही को किससे समझना है, लगातार यानी वर्तमान से, ठीक है। इसी तरह से भविष्य की बात करेंगे तो गा गी गे, ये किसको दिखा रहा है, भविष्य को दिखा रहा है। और हो, जैसे हम कहते हैं किसी काम को शायद वो वहां से चल दिए हों, हों का भी क्या दिखाता है, यानी भविष्य में होने वाली बात, यानी निश्चित नहीं अनिश्चित है, ठीक है। होगा होगी होंगे, ये किसको दिखा रहा है, भविष्य को दिखा रहा है। इस भविष्य शब्द के बारे में एक बात समझ लो जो कल की क्लास में आपको बहुत काम आने वाली है। अगर हम जब भविष्य की बात करते हैं, मान लो मैं भविष्य की बात करूं, तो आपको तो भविष्य के बारे में सब कुछ पता होगा, पता है, नहीं पता है ना। मतलब भविष्य हमारे लिए क्या है, अज्ञात है, अज्ञात है। तो जो चीज अज्ञात है उसको हम संदिग्ध कह देते हैं, कह सकते हैं कि वो हमारे लिए क्या है, संदिग्ध है। संदिग्ध का मतलब क्या होता है, जो हमें ज्ञात ना हो, जिसके बारे में हमें सही अनुमान ना हो, जो हमारे लिए क्या है, अनजान है। अनजान हमारे लिए क्या है, भविष्य। भविष्य हमारे लिए क्या है, संदिग्ध। भविष्य हमारे लिए है क्या, अज्ञात। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भविष्य, संदिग्ध, अज्ञात, अनजान, ये तीनों एक ही चीज है, तो आप समझ में आएगी आपको बात, ठीक है। तो बस इतना ही समझना। अब आपको एक बात समझ में आई कि जहां पर भी अगर आपको होगा होगी होंगे चीज दिखाई देगी तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे कि वो भविष्य है, क्या समझेंगे उसको, भविष्य है, ये नहीं समझना। जहां आपको होगा होगी होंगे चीज दिखाई दे, आप ये समझना कि ये संदिग्ध है, होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो भविष्य की यही तो गारंटी है। मान लो कोई कहे कि मैं 100 साल जीऊं, तो जरूरी नहीं है कि 100 साल जिए, कुछ पता नहीं है, पता चले यहाँ से निकल के जा रही हूँ एक्सीडेंट हो गया, नहीं जी, तो क्या फर्क, हमें नहीं पता ना। एक भी पल, एक भी आगे वाले समय का हमें नहीं पता, तो वो हमारे लिए क्या है, अनजान ही है, अज्ञात है, संदिग्ध है, ठीक है। तो ये बात जानिए। अब ये वाली बात मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर काल के अंदर हम कई सारी चीजें ऐसे पढ़ते हैं, जैसे आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आएगा, ठीक है, तब हम समझेंगे। तो वो प्रश्न किस तरह से आएगा, जैसे मैं भी आपको पूछती हूँ। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न होगा आपका, जैसे हमने कहा वह घर से चल दिया होगा, दूसरा भाई पत्र लिख रहा होगा, वह कल दिल्ली जाएगा, और डी उपर्युक्त सभी। आप में से जिस छात्र ने पहले से काल पढ़ा हुआ है वो जरा शांति बना के रखेंगे, ठीक है, नए छात्रों को सीखने का मौका देंगे। प्रश्न क्या है, भविष्यकाल का वाक्य है, बताइए। ऑनलाइन वाले छात्र भी उत्तर दें। बताइए ए बी सी डी, अभी तो कुछ भी बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो सी बताने वाले जरा हाथ खड़ा करें तो कितने लोग हैं, और बाकी, अरे ये क्या मतलब हुआ, ऐसे तो उपर्युक्त सभी है पर सी मारेंगे, मतलब ये क्या है। ऑनलाइन में हमारे छात्र कह रहे हैं सी और डी है, और बी भी बता रहे हैं कुछ लोग। नियम के अनुसार जाए तो डी है। नियम क्या कहता है, वाक्य के अंत में गा 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 दिख रहा है तो भूतकाल भविष्यकाल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जिन छात्रों ने इसका उत्तर सी बताया है वो पूरी तरह से सही है, ठीक है। जिन्होंने इसका उत्तर सी बताया है वो पूरी तरह से सही है। अब जिन्होंने इसका उत्तर डी बताया है वो गलत कैसे हैं, देखो ध्यान देना। हम ये सोचेंगे, देखो यही तो बात है ना, जब तक हमने चीजों को नहीं पढ़ा है तब तक हम गलती करेंगे, और जब हम किताबों में से पढ़ते हैं किताबें में बताएंगे वाक्य के अंत में गागी गए हमें दिखाई देगा, उसके अनुसार हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। और जो छात्र प्रश्न पढ़ते हैं, केवल प्रश्न में तैयारी करते हैं और ये सारी चीज, तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक करते हैं। ध्यान देना, मैंने ऐसे लोगों को काल पढ़ाते हुए देखा है, बाद में आपको बताएंगे वाक्य के अंत में गागी के लग रहे हैं, वो सबके सब भूतकाल में हो जाएंगे। तो इस आधार पर तो वाक्य का पूरे वाक्य के अंत में पूरा आपको क्या दिख रहा है, गागा ही दिख रहा है, इससे तो हो ही जाना चाहिए ये भविष्यकाल हमारा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिर्फ आप वाक्य के अंत को ही देखकर नहीं देखेंगे, आपको वाक्य का भाव भी समझना पड़ेगा काल समझने से पहले। यहाँ पे ये कह रहा है कि वह घर से चल दिया होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाक्य का भाव अपने दिमाग में समझिए तो आपको क्या लग रहा है कि यह काम कब होना चाहिए था। यह काम मतलब अगर कहें कि वह घर से चल दिया होगा तो इसको घर से कब चलना चाहिए था, बीते हुए समय में, इसी एकदम तुरंत, या आने वाले समय में। ये पता चल रहा है ना कि बीते हुए समय में इसको चल देना चाहिए था, तब उसके बाद ये वाक्य कहा जाता। पर अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वो चला है कि नहीं चला।
तो यानी क्रिया को कब होना था, क्रिया को होना था बीते समय में, लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से हमने क्या कहा इसमें कि ये काम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो ध्यान देना, ये या जो मैंने अभी लिखवाया ना आपको, ये बता रहा है कि ये क्रिया कब की है, बीते हुए समय की, भूतकाल की। और ये होगा, मैंने अभी आपको ये कहा कि होगा मतलब भविष्य नहीं होगा, होगा मतलब संदिग्ध होगा। तो आपकी जब हम काल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है संदिग्ध भूतकाल, तो ये बताएगा संदिग्ध भूतकाल। तो या होगा, ये होंगे या ये होंगी, ये हमें अगर दिखाई देता है वाक्य के अंत में तो हमें बताता है कि वो किसका है, संदिग्ध भूतकाल का। याद है, ठीक है। दूसरा, भाई पत्र लिख रहा होगा। अब हम इस वाक्य को अगर जांच पड़ताल करें तो भाई पत्र लिख रहा होगा, तो इससे अगर मैं आपसे कहूं कि ये काम कब होना है, तो ये काम इस समय होते रहना चाहिए। लेकिन हम अगर ये कहें कि भाई पत्र लिख रहा है, ये होना चाहिए फिर तो इसको सोच रहे हैं ना। लेकिन ये क्यों नहीं करें कि वो इस समय हिंदी पढ़ रहा है, ये क्यों नहीं कहेंगे, उन्हें पक्का नहीं पता, उन्हें यही तो बात कही है ना, संदिग्ध किसको दिखाता है, अज्ञानता को, ठीक है ना। तो बात यही हुई कि भाई पत्र लिख रहा होगा। तो ध्यान देना, देखो इतना आसान तरीके से काल हम सीख लेंगे। मैंने जो शब्द बताया होगा, इसको तो जैसे ये होगा आ जाए तो इसे समझ लो संदिग्ध मतलब भविष्य काल की बात कर रहा है, यानी संदिग्ध है ये, और संदिग्ध हो जाए फिर मैंने आपको बताया कि रहा, ये आपने कहां पढ़ा, वर्तमान में। तो संदिग्ध वर्तमान, ये किसको दिखा रहा है, संदिग्ध वर्तमान को। नाम अपने आप बता देगा ये कि ये किस काल का है। हाँ जी, बिल्कुल पहचानना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ, ये सहायक क्रिया जो मैंने आपको समझाई ना, सहायक क्रिया को आपने समझ लिया ना कि ये सहायक क्रिया इस काल की है और ये इसकी है, तो वो मिलके, जैसे अब आप देख रहे हैं ना कि ये आपने देखा भविष्य की, भविष्य मतलब संदिग्ध, और संदिग्ध में भी कौन सा है, ये वर्तमान। तो वर्तमान में ऐसा काम जो क्या है, संदिग्ध है। मतलब हमें नहीं पता है कि भाई पत्र लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। अगर हमें पता चल जाए कि भाई पत्र लिख रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई पत्र लिख रहा होगा, हमें कहेंगे भाई पत्र लिख रहा है, ठीक है। वह कल दिल्ली जाएगा, तो इस वाक्य के अंत में आ रहा है यहाँ, ये काम कब होने वाला है, या आने वाले समय में होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से उत्तर हमारा यहाँ पे सी होता है। तो ध्यान देना कि अगर देखा जाए तो काल है तो बहुत डेंजर है, कैसे डेंजर है, काल मतलब काल बना देंगे पूरा। लेकिन अगर हम इसको स्मार्ट तरीके से पढ़ें तो ये बहुत सरल है, बहुत आसान, और इसे पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा हमें। तो आज की क्लास में तो हम इतना ही करेंगे, काल हम इसे आगे मतलब जो ये मैंने ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि आप हम शुरू भी कर सकते थे काल को, लेकिन शुरू करेंगे तो फिर फायदा